गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सिविक्स पार्ट से अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। पहला अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी। इसका इंग्लिश होता है पावर ऑफ शेयरिंग या पावर शेयरिंग। तो सत्ता की साझेदारी के बारे में इस पाठ में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि सत्ता क्या होती है। सत्ता, जब तक हम सत्ता नहीं समझेंगे तब तक हम पूरा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है सत्ता। सत्ता यानी कि शक्ति। किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए एक सत्ता की ज़रूरत होती है, एक शक्ति की ज़रूरत होती है। और वो सत्ता जो है वो अकेले कोई नहीं चला सकता है, उसके लिए हमें साझेदारी करनी पड़ती है, यानी कि उसको कई भागों में हमें बांटना पड़ता है। सत्ता को कई भागों में हम बांटते हैं या शेयर करते हैं, उसी को हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। सत्ता की साझेदारी जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की, यानी कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में किसी भी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह या हर समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे ही हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र का मूल मंत्र सत्ता की साझेदारी ही है। यानी कि जहाँ भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसका मूल मंत्र क्या है? सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतंत्र का मूल मंत्र होता है सत्ता की साझेदारी। अगर आपसे कोई पूछे कि लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या होता है तो आप सीधे बताएंगे कि सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे दो देशों के सत्ता के बारे में पढ़ेंगे, दो देशों के सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। बारी बारी से हम लोग एक एक देश के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला देश है बेल्जियम और दूसरा देश है श्रीलंका। यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका के सत्ता या शासन व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे इस पाठ में। सबसे पहले हम जानते हैं बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम की कहानी, यानी कि बेल्जियम के बारे में हम लोग देखते हैं। बेल्जियम पश्चिमी यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। जो बेल्जियम है पश्चिमी यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यानी कि जो बेल्जियम देश है वह क्षेत्रफल में और जनसंख्या दोनों में ही जो हमारे देश का एक राज्य है हरियाणा। हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं और उस 29 राज्य में एक राज्य है हरियाणा। और हरियाणा राज्य से भी छोटा है
बेल्जियम एक देश है जो कि एक हमारे राज्य से भी छोटा है और वहाँ की जनसंख्या भी हमारे एक हरियाणा राज्य से कम है, यानी कि बेल्जियम बहुत छोटा देश है। और इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। यानी कि जो बेल्जियम देश है उसकी सीमा, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। यानी कि इन 4 देशों से बेल्जियम देश की सीमाएं लगती हैं। बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। यानी कि जो बेल्जियम देश है वहाँ की जातीय बनावट बहुत जटिल, जटिल मतलब कठिन, बनावट मतलब कि जो जातीय भाषा है, भाषा के आधार पर जो वहाँ भेदभाव है वो बहुत कठिन है। वहाँ भाषा के लिए ही हमेशा बेल्जियम में विवाद बना रहता था, इसलिए ये कहा गया है कि बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। इस देश की आबादी 1 करोड़ से अधिक है। जो बेल्जियम देश है उसकी आबादी यानी कि वहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है और हरियाणा राज्य की आबादी की आधी है। यानी कि एक जो हमारे देश का राज्य है हरियाणा, उसका जनसंख्या यानी कि उसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है और उसके आधे जनसंख्या के बराबर लगभग बेल्जियम देश की जनसंख्या है, आबादी है। अब बेल्जियम जो देश है वहाँ के 2 प्रमुख क्षेत्र है, 2 इलाके वहाँ के प्रमुख है, जहाँ उसमें पहला है फ्लेमिश क्षेत्र और दूसरा है वेलोनिया क्षेत्र। पहला है फ्लेमिश क्षेत्र और दूसरा वेलोनिया क्षेत्र। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि यहाँ भाषा और जनसंख्या के हिसाब से इसको अलग अलग बांटा गया है। जो फ्लेमिश क्षेत्र है वहाँ पर पूरे बेल्जियम देश की जनसंख्या या उसकी आबादी के 59% लोग रहते हैं। जो फ्लेमिश क्षेत्र है वहाँ उसके पूरे आबादी का 59% लोग रहते हैं और वेलोनिया क्षेत्र में 40% लोग रहते हैं। जो शेष 1% लोग हैं वह एक छोटे से क्षेत्र में रहते हैं। जो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं, जो 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं, वह डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। और जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और शेष 1% जो बचे हुए लोग हैं वह कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं। यानी कि भाषा के आधार पर यहाँ की जातीय बनावट की गई है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जनसंख्या में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? डच भाषा। यहाँ पर डच भाषा 59% लोग बोलते हैं और फ्रेंच भाषा जो है 40% लोग बोलते हैं। यानी कि वहाँ की जो ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं वह डच भाषा ही बोलते हैं और फ्रेंच भाषा लोग 40% लोग बोलते हैं। 1% लोग जो हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम देश की राजधानी है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। यहाँ की जो जनसंख्या है उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है भाषा के आधार पर ही। उसमें पहला है
80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और दूसरा 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। एक छोटी सी राजधानी, एक छोटे से देश की एक छोटी सी जगह ब्रुसेल्स, जहाँ मतलब कि ब्रुसेल्स राजधानी में रहने वाले लोग जो हैं, वहाँ की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की 80% जनसंख्या, 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग ही जो कि राजधानी में रहते हैं वो डच भाषा बोलते हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा भाषा डच भाषा बोली जाती है, क्योंकि 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और केवल राजधानी की बात की जाए तो वहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध है। अल्पसंख्यक मतलब कि जिनकी संख्या अल्प यानी कि कम हो, यानी कि जिनकी संख्या कम है वे लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग जो हैं, जिनकी संख्या कम है जो कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं, वो लोग क्या हैं, ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध हैं, यानी कि वो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पैसे वाले हैं। समृद्ध और ताकतवर यानी कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत शक्तिशाली और बहुत पैसे वाले हैं। इसलिए ये जो कि कम है, जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक है, लेकिन वो क्या है, ताकतवर हैं और समृद्ध भी हैं, यानी कि आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत हैं। डच भाषी लोग इस बात से नाराज थे। अब जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम होते हुए भी वे क्या हैं, वे मजबूत हैं, वे शक्तिशाली हैं और समृद्ध भी हैं। इसलिए जो वहाँ के डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो उनसे नाराज रहते हैं। डच और फ्रेंच समुदाय के मध्य तनाव, जो डच भाषा बोलते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, दोनों समुदाय यानी कि दोनों भाषा बोलने वाले दो अलग अलग समुदायों के बीच का जो तनाव है उसके बारे में बताया जा रहा है। 1950 से 60 के दशक में सामाजिक असमानता के कारण फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1950 से 60 के दशक यानी कि 1950 के दशक की बात की जाए, यानी कि दशक मतलब कि 10 वर्ष, यानी 1950 के दशक की बात की जाए यानी कि 50 से 60 का वर्ष जो होता है वो 10 वर्ष का समय 1950 के दशक कहा जाएगा। और 1960 के दशक की बात की जाए तो 1960 से 1970 की बात कही जाए, यानी कि 10 वर्ष, दशक मतलब कि 10 वर्ष। तो 1950 के दशक में सामाजिक असमानता के कारण फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ब्रुसेल्स में तनाव सबसे ज़्यादा यानी कि तीव्र था, यानी कि जो ब्रुसेल्स थी, जो बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ सबसे ज़्यादा तनाव था इन दो समुदायों के बीच, डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले समुदायों के बीच। ये था बेल्जियम की कहानी। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका की कहानी। श्रीलंका यानी कि श्रीलंका का पुराना जो नाम है वो सिलोन है। सिलोन, अगर आपसे कोई पूछे कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था तो उसका नाम सिलोन था। श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एशिया महाद्वीप का ही देश है, लेकिन वो दक्षिण एशिया, दक्षिण साइड में जो हमारा देश है भारत की दक्षिण साइड में तमिलनाडु तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही श्रीलंका देश बसा है। तो श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तमिलनाडु जो कि एक भारत का राज्य है, दक्षिणी राज्य है, और वहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर
जो श्रीलंका देश है वहाँ बसा है, स्थित है। इस देश का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या के 74% है। यानी कि जो श्रीलंका देश है उस देश का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। यानी कि वहाँ का जो प्रमुख समुदाय है वो सिंहली समुदाय है। सिंहली और वहाँ के कुल जनसंख्या यानी कि श्रीलंका की जितनी जनसंख्या है लगभग 2 करोड़ की जनसंख्या वहाँ श्रीलंका में है। वहाँ की कुल जनसंख्या के कुल आबादी के 74% यानी कि 74% केवल सिंहली समुदाय लोगों का है। श्रीलंका में दूसरे नंबर पर तमिल समूह के लोगों की जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का 18% है। जो प्रमुख सामाजिक समुदाय है श्रीलंका में वो है सिंहली समुदाय, जिनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 74% है। और जो दूसरे नंबर का समुदाय है तमिल समूह के लोगों की जनसंख्या कितनी है? मात्र 18%। कुल जनसंख्या क्या? 18% तमिल समूह यानी तमिल समुदाय के लोगों का है। श्रीलंका की आबादी में 7% हिस्सा लोगों ईसाई लोगों का है। श्रीलंका की आबादी में 7% का हिस्सा किसका है? ईसाई लोगों का भी है। यह सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। जो ईसाई लोग हैं वह क्या करते हैं? सिंहली भाषा भी बोलते हैं और तमिल भाषा भी बोलते हैं। सिंहली और तमिल दो समुदायों की बात की जा रही है, सिंहली और तमिल। 74% जो कि सिंहली समुदाय के लोग हैं और 18% तमिल समुदाय के लोग हैं। तो सिंहली समुदाय के जो लोग हैं वो सिंहली भाषा बोलते हैं और तमिल जो समुदाय है, तमिल समुदाय को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। जो सिंहली हैं वो श्रीलंका के मूल निवासी हैं। सिंहली समुदाय के जो लोग हैं वो श्रीलंका के मूल निवासी हैं और जो तमिल समुदाय के लोग हैं कुछ श्रीलंका के मूल निवासी हैं और कुछ भारतीय समुदाय तमिल समुदाय के लोग हैं जो कि वहाँ अंग्रेज़ों के शासन के समय व्यापार करने के लिए वहाँ गए, वहाँ अंग्रेज़ों द्वारा ले जाए गए, मतलब मजदूरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, और जो वहीं रुक गए, वहीं रह गए और जिनकी पीढ़ी आज भी वहाँ है। तो कुछ वहीं तमिल समुदाय 2 समुदाय में बट गया, एक श्रीलंका के मूल निवासी और दूसरा भारतीय मूल के, यानी कि जो एक श्रीलंका मूल के तमिल और दूसरा भारतीय मूल के तमिल। तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में बसे हैं। अब जो तमिल समुदाय के लोग हैं वो मुख्य रूप से किस प्रांत में बसे हैं? जो श्रीलंका का ऊपरी हिस्सा है, यानी कि जो भारत के तरफ वाला हिस्सा है उत्तर और पूर्व का, वहाँ तमिल समुदाय के लोग ज़्यादा बसे हैं। सिंहली बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जबकि तमिल हिंदू और मुसलमान। जो सिंहली लोग हैं वहाँ के मूल निवासी जो हैं सिंहली, जो कि सिंहली भाषा बोलते हैं, वो मेन रूप से मुख्य रूप से जो हैं वो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। और जो तमिल समुदाय के लोग हैं, कुछ लोग हिंदू हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं जो कि मुस्लिम धर्म को मानते हैं। ईसाई जो कि 7% हैं, सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब आगे क्या? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यक मतलब कि जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो उसको हम बहुसंख्यक बोलते हैं। यानी कि श्रीलंका में जिस समुदाय की संख्या ज़्यादा है उस समुदाय को बहुसंख्यकवाद या बहुसंख्यक बोलते हैं। अब बहुसंख्यकवाद के बारे में जानेंगे कि स्वतंत्रता 1948 ईस्वी में, यानी कि भारत यानी कि हमारा देश जो है वो
1947 में स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। और जो श्रीलंका है हमसे यानी हमारे देश से 1 साल बाद यानी कि 1948 में उसको आज़ादी मिली। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। अगर आपसे कोई पूछे कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना तो आप बताएंगे कि सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, वो भी अंग्रेजों से गुलाम था। यहाँ सिंगली समुदाय का दबदबा है। श्रीलंका जो है यहाँ 74% आबादी सिंगली समुदाय की है और उन्हीं लोगों का दबदबा है। यानी सिंगली लोग जो हैं जिनकी जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है और उन्हीं का दबदबा मतलब कि उन्हीं का प्रभाव, उनकी शक्ति, वह जो चाहते हैं वैसा करते हैं और इसलिए दूसरे समुदाय के लोग नाराज रहते हैं। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। अब श्रीलंका में सिंगली समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, सिंगली समुदाय का दबदबा है और 1956 में जब 1948 के बाद जब श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सिंगली को एक मात्र राजभाषा घोषित किया गया। यानी कि सिंगली समुदाय के लोग सिंगली भाषा बोलते हैं और सिंगली भाषा को ही राजभाषा घोषित कर दिया गया। ऐसा कानून 1956 में बनाया गया कि सिंगली समुदाय के लोग सिंगली भाषा जो बोलते हैं उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में सिंगली लोगों को प्राथमिकता की नीति चलाई गई। यानी कि सिंगली समुदाय का दबदबा था तो कानून भी वही लोग बनाते थे, उन्हीं लोग की सत्ता थी वहाँ, तो वो अपने अनुसार अपने समुदाय के लाभ के लिए वैसा कानून बनाते थे। तो उन्होंने सरकारी नौकरियों में सिंगली लोगों को प्राथमिकता की नीति चलाई, यानी कि नीति बनाई कि सरकारी नौकरी जो है या विश्वविद्यालय है वहाँ सबसे पहले सिंगली समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले उनको नौकरी दी जाएगी, उसके बाद बचेगा तो किसी को दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। सरकार बौद्ध मत को संरक्षण देगी। यानी कि सिंगली समुदाय के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनका दबदबा था, उनकी सत्ता थी, इसलिए सरकार भी जो थी उनकी थी और वह बौद्ध धर्म को ही संरक्षण ज़्यादा देती थी और अन्य धर्मों का उपेक्षा करती थी, अनदेखा करती थी। जैसे कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इन धर्मों का उपेक्षा करती थी वहाँ की सरकार। इन सरकारी फैसलों से तमिल जनता नाराज हो गई। अब जो तमिल समुदाय के लोग थे उनका कहीं कुछ लाभ ही नहीं होता था, न उनको सरकारी नौकरी में जगह दी जाती थी, न उनके धर्म को मान्यता दी जाती थी, न उनको भाषा को मान्यता दी जाती थी। इसलिए ये तमिल समुदाय के लोग नाराज हो गए। इन्हें लगा कि सरकार और राजनीतिक पार्टियां तमिलों के खिलाफ हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी एक प्रमुख समुदाय के बारे में ही सोचा जाएगा, वहाँ की सरकार, वहाँ की व्यवस्था केवल एक समुदाय के बारे में सोचेगी और दूसरे समुदाय की उपेक्षा करेगी, तो लोगों के अंदर ऐसी भावना पनपेगी, ऐसी भावना उत्पन्न होगी। इसलिए तमिल समुदाय के लोगों को लगा कि सरकार और राजनीतिक पार्टियां जो वहाँ की हैं वह तमिलों के खिलाफ हैं, यानी तमिल समुदाय के खिलाफ हैं। तमिल लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। तमिल लोगों ने क्या किया कि अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। निम्नलिखित मांगों के लिए संघर्ष किया गया। अब इन्होंने, तमिल समुदाय के लोगों ने राजनीतिक पार्टी बनाई और कुछ प्रमुख मांगे की, जिसमें पहला मांग था कि तमिल भाषा को राजभाषा बनाओ, यानी कि तमिल भाषा को राजभाषा की मान्यता दी जाए। और दूसरा है शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, यानी कि जो शिक्षा है और रोजगार है इसमें भी तमिल समुदाय और सिंगली समुदाय
के लोगों को समान भागीदारी दी जाए, समान अवसर दिया जाए, किसी को कम या किसी को ज़्यादा न दिया जाए। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी तमिल समुदाय के लोगों को समान अवसर दिया जाए और रोजगार और नौकरी के क्षेत्रों में भी तमिल समुदाय के लोगों को अवसर दिया जाए। 1980 में तमिलों ने अपना एक उग्र संगठन बनाया, लिट्टे। 1980 में तमिल समुदाय के लोगों ने एक अपना उग्र संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया लिट्टे। लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम लिट्टे का फुल फॉर्म है। दोनों समुदायों के बीच टकराव हुआ और गृह युद्ध चला। दोनों समुदाय यानी कि जो सिंगली समुदाय के लोग थे और तमिल समुदाय के लोग थे, दोनों समुदायों के बीच क्या हुआ? टकराव हुआ, विवाद हुआ, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, और ये विवाद गृह युद्ध मतलब कि अपने ही देश के दो समुदाय के लोग आपस में लड़ने लगे। ये रहा आपका श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब अगले पार्ट में इसके आगे की कहानी और वहाँ की सत्ता व्यवस्था के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित कुछ कक्षा कार्य आपको दिए जा रहे हैं जो कि आप लोग करिएगा। पहला प्रश्न है, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित देश है? बेल्जियम जो है वह किस महाद्वीप में स्थित देश है? दूसरा प्रश्न है, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? जैसा कि अभी मैं आप लोगों को पीछे डिस्कस किया हूँ, पीछे बताया हूँ कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तीसरा प्रश्न है, 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या है? जो 1956 में कानून बना था, उस कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या है? इसका उत्तर हम दे रहे हैं। पहला है कि यूरोप महाद्वीप। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित देश है? यूरोप महाद्वीप में। दूसरा है, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी कि 1948 में आज़ाद हुआ। अगला है, 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा सिंगली भाषा है। अब इसके बाद आपको कुछ गृह कार्य दिए जा रहे हैं जिसको आप लोग अपने बुक से हेल्प लेकर के अपने कॉपी में नोट बनाएंगे और उसको तैयार करेंगे। पहला प्रश्न है, डच भाषा ब्रुसेल्स के कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? अभी कुछ मिनट पहले ही आप लोगों के सामने मैं ब्रुसेल्स यानी कि जो बेल्जियम देश की राजधानी है वहाँ के बारे में बताया कि वहाँ की कितनी प्रतिशत जनता डच भाषा बोलते हैं। दूसरा है, लिट्टे नामक संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ? लिट्टे नामक जो संगठन था वह किस वर्ष स्थापित हुआ, इसके बारे में बताया गया है। तीसरा है, सिंगली भाषा किस धर्म के अनुयायी थे? इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सिंगली भाषा नहीं होगा, सिंगली लोग किस धर्म के अनुयायी थे, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। सिंगली लोग किस धर्म के अनुयायी थे। चौथा है, बेल्जियम की तुलना भारत के किस राज्य से की गई है? पीछे डिस्कस किया गया है कि बेल्जियम की तुलना भारत के किस राज्य से की गई है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के किन 4 देशों से लगती है? मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को कि बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती है। उन 4 देशों के नाम लिखिए। इस वीडियो में इतना ही। फिर जो इस पाठ का अगला
पॉइंट है उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।